उसके बाद हम देखते हैं जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो फिर भारत की जो विदेश नीति थी वो भारत के हाथ में आई है 1947 के बाद, कि भाई अब हमको अपनी विदेश नीति क्या रखनी है। तो एक वामपंथी बीज जो उनके दिमाग में पड़ा हुआ था, और विदेश नीति में जो आपके साथ खड़े होने वाले लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी करना, उनको बैकस्टैबिंग करना, ये हमको समझ में आ गया कि ये चीज़ तो उनके मतलब वो उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही एस्टैब्लिश कर दी थी, स्थापित कर दी थी कि नेहरू खुद इसी तरह के व्यक्ति हैं। और लेकिन नेहरू को क्या पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कि उनकी मर्जी से चलाता, लेकिन विदेश मंत्री तो बनता। देखिए, नेहरू जी को अपनी विदेश की नीति को की जो उनकी समझ थी, जैसी भी थी, उसका नतीजा तो हम देख ही चुके हैं। एक बहुत ज्यादा होता है ना, किसी को अपने किसी नीति पर भरोसा होता है, एक होता है कि किसी को अपनी विदेश नीति पर अभिमान होता है, और एक होता है कि अतिशय घमंड होता है। नेहरू को अपनी विदेश नीति पर अतिशय घमंड था। मैंने ऐसे हजारों बहसों में उनके वाक्य पढ़े हैं, जब चाहे वो चीन के मसले पर हो या किसी अन्य मसले पर हो, सिंधु जल बंटवारे को लेकर उनके मसले पर हो, जो उनकी बातचीत जब पार्लियामेंट में करते हैं तो उनकी हर लाइन, तीसरी चौथी लाइन के अंदर एक वाक्य आता है कि आप विदेश नीति के बारे में जानते ही क्या है। और ना केवल ये, वो वाक्य अपने जो भी उस समय के थोड़े बहुत विपक्ष के नेता होते थे उनके लिए कहते थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो उस समय सवाल उठाए जाते थे, जैसे महावीर जी जो थे, हमारे मेरठ से ही सांसद थे, और चीन नीति पर अक्सर वो अपनी पार्टी लाइन से उठकर नेहरू जी की आलोचना करते थे, तो उनको भी जवाब देते वक्त नेहरू हमेशा, जो इनकी एक लाइन होती थी कि आप विदेश नीति के बारे में जानते ही क्या है, या कभी चीन पर सवाल पूछा तो आप चीन के बारे में जानते ही क्या है, या आपने कभी किसी और पे सवाल, आप उस बारे में जानते ही क्या है। ये इस तरह की भाषा, वो भले उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का लंबरदार बताया जाता है, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का मसीहा बताया जाता है, बट वो एक तरह की तानाशाही प्रवृत्ति थी अपनी नीतियों को लेकर। तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि जब गांधी जी जैसा व्यक्ति कहता हो कि नहीं, विदेश नीति तो सिर्फ नेहरू ही समझते हैं, नेहरू ही समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि वो किसी और को विदेश मंत्री बनाते। स्वयं ही विदेश मंत्री वो बने, और विदेश मंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस तरह का, जो आपने कहा कि वामपंथ की तरफ उनका झुकाव था, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो, उन्होंने जब सोवियत संघ में जो अपना राजदूत भेजा मॉस्को में, तो उन्होंने अपनी बहन को भेजा, विजय लक्ष्मी पंडित को। और यहां मैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में उल्लेख कर दूं कि वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी, उन्होंने स्कूल के अंदर एडमिशन भी नहीं लिया था। हालांकि कोई नेहरू का पक्ष रखने वाला व्यक्ति कह सकता है कि भाई उस जमाने में घर के अंदर शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल दी जाती थी। घर में अगर शिक्षा दी जा रही है तो कोई बुराई नहीं, आप घर में शिक्षा लेते हैं और आप उसके बाद कॉलेज तो जाते हैं। तो भाई मोतीलाल नेहरू की बिटिया अगर उसने घर में शिक्षा ग्रहण करी थी तो कम से कम कॉलेज तो जाना चाहिए था, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था। तो सोचिए, वो कभी ना स्कूल गई, ना कभी वो कॉलेज गई, और यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए। तो उनको भारत का पहला राजदूत बना के उन्होंने, नेहरू जी ने मॉस्को भेज दिया। मॉस्को जाते से ही वो पूरी, चूंकि सगी बहन उनकी वहां थी, पूरा नेहरू की इशारों पर, वो नेहरू की नीतियों पर वो मॉस्को में काम करना शुरू करती है। लेकिन स्टालिन को उस वक्त भर चुके होते हैं भारत के कम्युनिस्ट, ये जो समय एसपी श्री अमृत दांगे जो थे, जोशी जो थे, रणदिवे थे, इन सब ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था कम्युनिस्टों ने। और कम्युनिस्टों का कहना था ये आज़ादी झूठी है। ये आज जब कम्युनिस्ट बताते हैं ना कि आज़ादी के बाद फला पे बैन लगा दिया था, फला संगठन में बैन लगा दिया था, संघ पर बैन लगा दिया था, तो ये बात छुपा जाते हैं कि इनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया था। और ना केवल इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, इनके बड़े बड़े नेताओं के सूट एंड साइड के ऑर्डर सरदार पटेल ने निकाल रखे थे कि इनको देखते ही गोली मार देना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ तेलंगाना से, उस समय जो आंध्र था, हैदराबाद स्टेट थी, वहां से भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे। तो इन लोगों ने स्टालिन के मन में बैठा दिया था ये भ्रम कि भारत के अंदर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है बुर्जुआवादी है, भारत की जो सरकार है बुर्जुआ सरकार है, और हमें इसमें अपनी क्रांति को भेजना चाहिए, भारत को एक कम्युनिस्ट क्रांति की जरूरत है। तो स्टालिन, थोड़ा ये बुर्जुआवादी भी बताइए क्या है ये? बुर्जुआवादी मतलब जो पूरी तरह से पूंजीवादी सरकार नहीं होती, लेकिन एक झूठी दिखाने के लिए कि समाज से जुड़ी हुई सरकार है, लेकिन वो वैसी है नहीं। तो बुर्जुआ सरकार जो एक जारशाही जाने और कम्युनिज्म में पूरी तरह आने के बीच की जो सरकार थी रशिया की, बुर्जुआ सरकार, मतलब छद्म समाजवादी, उसको वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट या वो लोकहित में काम करने वाली सरकार नहीं मानते। जैसे स्यूडो सोशलिस्ट,
हाँ, तो उसको वो बुर्जुआ कह के अपमानित करते हैं। मतलब पूंजीवाद से ज्यादा बड़ी गाली होती है बुर्जुआवाद वामपंथियों की नजर में। तो इसको बुर्जुआ सरकार, वो नेहरू की बुर्जुआ सरकार, ये स्टालिन के दिमाग में बिठाने में कामयाब हो गया। तो स्टालिन के सामने चुनौतियां भी उस समय बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। जाहिर तौर पर उसको ईस्टर्न ब्लॉक तैयार करना था अपने लिए, और इसके अलावा उसका संग, तब तक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, तब तक भारत की आज़ादी आई थी, तब तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक संघर्ष की स्थिति निर्मित हो चुकी थी। ईस्टर्न ब्लॉक यूरोप के कब्जे को लेकर, जर्मनी के पे किसका कैसा शासन चलेगा इसको लेकर विवाद की स्थितियां निपटी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो बंदरबाट हो रही थी, उसके अंदर अपने अपने हिस्सों को लेकर लड़ाइयां हो रही थी। तो स्टालिन के पास एक अलग फोकस के लिए इतना समय नहीं था, लेकिन तब भी उसके दिमाग में नेगेटिव चीज भारत के लिए भर दी गई थी। यकीन मानेंगे कि जिस नेहरू को अपना बहुत विदेश नीति का हम बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं इस देश में कई लोग, उनकी बहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्टालिन से मिलने में कामयाब तक नहीं हो पाई थी। और इसी बीच में उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने गलती कर दी कि मॉस्को में जब उनका घर था तो थोड़ा खर्चीली थी वो बहुत ज़्यादा। उनके कई, अभी भी आप आर्काइव्स में ढूंढेंगे तो कई ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे वो फंड का दुरुपयोग के मामले उनके ऊपर आते हैं विदेशी दूतावासों में रहते हुए। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता कि वो विषय नहीं है। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, उन्होंने जिनेवा से फर्नीचर ऑर्डर कर दिया। तो सोवियत संघ जो उस वक्त अपने आत्मनिर्भरता की बात पूरी दुनिया में करता था, उसके लिए बड़ी अपमानजनक ये बात मानी गई कि एक भारत जैसे देश की एक महिला राजदूत बन के आती है जो अभी अभी आजाद हुआ, और फर्नीचर वो जिनेवा से ऑर्डर करती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहां से फर्नीचर ऑर्डर करती है। तो ये बात स्टालिन को बहुत व्यक्तिगत तौर पर चुभी, क्योंकि उनका एक खुद का एक इकोनॉमिक मॉडल था, उसमें इस तरह का उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और सोवियत फर्नीचर से अच्छा फर्नीचर अब जो भी उनकी पसंद रही होगी। अब देखिए, अब ये विदेश नीति को कैसे घर की तरह चलाना, मैं यहाँ पे एक उल्लेख कर देना चाहता हूँ। मेरा किसी का चरित्र हनन करने का मेरा यहाँ पर मकसद नहीं है, लेकिन फिर अपनी बहन को उन्होंने राजदूत बना के क्यों भेजा? मतलब उनकी विदेश नीतियों में भी व्यक्तिगत चीज थी। एक तो बहन को भेजा जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन उसको आपने भेज दिया भारत का राजदूत। इतने महत्वपूर्ण देश में, दुनिया में दो ही महत्वपूर्ण देश थे ना, अमेरिका और सोवियत संघ। ब्रिटेन तो तब तक कमजोर हो चुका था। इतने बड़े मुल्क में आपने अपनी बहन को बना के भेज दिया जो स्कूल कॉलेज तक नहीं गई थी। और क्यों भेजा? उसकी भी एक और व्यक्तिगत वजह थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मतलब मैं यहाँ पे किसी का लांछन नहीं लगाना चाहता, व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहता, लेकिन देश की विदेश नीति से जुड़ी है, इसलिए मुझे मजबूरी में वो बातें बतानी पड़ेंगी। सैयद हुसैन नाम के एक व्यक्ति थे जिनके साथ विजय लक्ष्मी पंडित के बड़े व्यक्तिगत संबंध थे, और दोनों आप शादी भी करना चाहते थे, और गांधी जी और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर ये शादी नहीं होने दी गई थी। अब वो पब्लिक डोमेन में बातें हैं। वो आनंद भवन में ही रहते थे। नेहरू परिवार का जो अखबार था उसके संपादक थे, बड़े स्मार्ट चार्मिंग व्यक्ति थे, और वो भी अच्छे विदेश नीति में अपना दखल रखते थे। तो नेहरू ने उनकी बहन की दूरी और बढ़ जाए, तब तक विजय लक्ष्मी पंडित की शादी दूसरी जगह पे हो चुकी थी, लेकिन फिर से नजदीकियां की जब खबरें, उनको ऐसा नेहरू को शक हुआ, तो उन्होंने अपनी बहन को जो है वो दिल्ली से दूर भेजने के लिए सोवियत संघ मॉस्को के अंदर, ऐसा लोग कहते हैं, भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया। और लोग क्या कहते हैं, बीबीसी भी कहता है। हाँ, और सैयद हुसैन को जो है वो मिस्र का राजदूत बना दिया गया। मतलब काहिरा और मॉस्को दूरी कर दी गई। तो भारत की विदेश नीति ऐसे तय हो रही थी। और सिर्फ विजय लक्ष्मी पंडित ही नहीं, और भी कई नेहरू परिवार के सदस्य थे, बी के नेहरू जैसे, जो अन्य अन्य देशों के अंदर तैनाती थी। सोवियत संघ से जहां तक की बात है, तो वो वहां पे कैपेबल नहीं थी, तो वो सोवियत संघ के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाई। तो लेकिन इसी बीच में एक परिवर्तन, नेहरू से एक अच्छा परिवर्तन हो गया। वो ये हो गया, जब उनकी बहन कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने उनको मॉस्को से बुला दिया और चाइना में एक दल बनाकर भेज दिया। वो किस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब राधा कृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, जब वो सोवियत संघ के अंदर भारत के राजदूत बन के गए, वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, और उन्होंने एक अच्छा काम किया जो नेहरू के हित में रहा, नेहरू की विदेश नीति के हित में रहा। उन्होंने जाके स्टालिन से वो मिलने में कामयाब हो गए, और चूंकि उनका व्यक्तित्व बड़ा एक फिलोसफर थे, तो स्टालिन को उन्होंने थोड़ा सा प्रभावित कर लिया। और स्टालिन को प्रभावित करने के बाद वो स्टालिन के मन में बात बिठाने में कामयाब हो गए कि आप अभी तक जिस नेहरू को बुर्जुआवादी समझते हो, भारत की आजादी को झूठी आजादी समझते हो, आप समझते हो कि नेहरू जो है ब्रिटिश एजेंट है। नहीं, नेहरू तन मन धन से वामपंथी है, आप ही की विचारधारा का व्यक्ति है। ये वो स्टालिन को समझाने में कामयाब हो गए। तब स्टालिन ने क्या किया कि उसके जो चेले चपाटे थे, मतलब स्टालिन के डायरेक्ट चेले चपाटे भी नहीं थे, जोशी, रणदिवे और श्रीपद अमृत डांगे, जो भारतीय कम्युनिस्ट थे, इनको उसने अपने चैनल के थ्रू जो संदेश पहुंचाया कि इनसे वो बोल दो कि नेहरू के खिलाफ, वो भारत सरकार के खिलाफ जो युद्ध छेड़ रखा है वो बंद कर दे, सरेंडर कर दे, मुख्य धारा में आ जाए। ये अपना ही आदमी जो है वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठा हुआ है।